हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में 16 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि वेरियस एग्जाम्स जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहां पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उनमें आपकी हेल्प करने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आप लोगों ने करेक्टली आंसर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन था ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है? तो ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से ओल्डेस्ट जो है वो विंबलडन ओपन है। तो यहाँ पे रुचि प्रिया का आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन था यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सुधाकर का आंसर करेक्ट है। सेम एज ग्रैंड स्लैम जो था वो लॉन टेनिस से, तो अरहुम का आंसर करेक्ट है। एंड LPG और CNG के मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछे थे, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पे आंसर करेक्ट है रुचि प्रिया का। तो सेम एज आज के सेशन में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके करेक्ट आंसर दीजिए। अगले सेशन में आपके भी नेम्स यहाँ पे पुट ऑन किए जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से RIMC, RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, JNV जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के बैच ऐप पे अवेलेबल है, और अगर आप फुल बैच में इनरोल होकर हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, आप लोग इसे हाईलाइट मार्क कर लीजिएगा। न्यूज क्या है कि रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट CDS, जिसे कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो प्रीवियस CDS थे उनके प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उनके बाद अराउंड 9 मंथ के बाद इस पोस्ट पे न्यू पर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो इंडिया के नए CDS कौन होंगे? अनिल चौहान होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। इनका बैकग्राउंड है कि ये NDA खड़गवासला से थे, साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से भी थे, जिसकी भी हम लोग प्रिपरेशन आपको करवाते हैं, एंड 11th गोरखा राइफल से एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पे CDS का जो पोस्ट है वो कब बनाया गया था? तो देखिए CDS रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिसंबर 2019 में CDS का पोस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। ये जो पोस्ट है इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या है? तो 65 इयर्स का एक एज लिमिट है। मैक्सिमम 65 इयर्स तक के पर्सन इस पोस्ट पे रह सकते हैं। फिक्स्ड टेन्योर इस पोस्ट का दिया हुआ नहीं है। जबकि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि प्रीवियस CDS कौन थे, जो कि इंडिया के फर्स्ट CDS भी थे। तो आपने अगर हमारे सेशंस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड किया है तो आपको आंसर पता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कई बच्चे अभी लाइव चैट के अंदर कमेंट कर रहे हैं, तो बच्चे लाइव चैट जो है वो बाद में डिसअपियर हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि आसानी से मैं बाद में आपके आंसर्स को यहाँ पे ले सकूं। अगली न्यूज आती है, रॉजर फेडरर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जो लेवर कप है 23 को, ये इनके करियर का लास्ट एंड फाइनल टूर्नामेंट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि भाई रॉजर फेडरर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो आप ये बता पाएंगे। रॉजर फेडरर जो है वो टेनिस से, लॉन टेनिस से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट और याद रखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। अब ये ग्रैंड स्लैम टाइटल क्या है? तो देखो, लॉन टेनिस से रिलेटेड 4 अलग अलग टाइटल किए जाते हैं, जिसको कि विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन के रूप में जाना जाता है। तो 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 US ओपन इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता हुआ है।
तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम। याद रखेंगे रॉजर फेडरर किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है और फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में जिसने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट न्यूज आती है गॉर्गिया मेलोनी जो है वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है इटली की। तो इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, गॉर्गिया मेलोनी। इनके बारे में ये याद रखेंगे कि ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं। इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है, ब्रदर्स ऑफ इटली। ठीक है, ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करती है। इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है गॉर्गिया मेलोनी। नेक्स्ट न्यूज आती है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो हम लोग 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे एक मोटिव ये है कि लोगों को टूरिज्म का अवेयरनेस किया जाए, लोगों को टूरिज्म के बारे में इंफॉर्म किया जाए। इस साल की थीम रखी गई थी रीथिंकिंग टूरिज्म। इस साल का जो होस्ट कंट्री है तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी होस्ट कंट्री जो है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, होस्ट कंट्री क्या है, इंडोनेशिया है। ये जो इवेंट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ बाली नाम की सिटी के अंदर। और वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करता है। और यूएनडब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मैड्रिड के अंदर है। ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। 2022 का थीम क्या था, रीथिंकिंग टूरिज्म। इसकी थीम याद रखेंगे। किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो 27 सितंबर के दिन सेलिब्रेट होता है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसे होस्ट किसने किया है, तो इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो कौन है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल को, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन है इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन कर दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, जो कि पीएफआई के रूप में जाना जाता था। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में यूएपीए कहा जाता है, उसके थ्रू बैन लगा दिया है 5 इयर्स का। बैन से रिलेटेड जो प्रपोजल था वो यूपी, कर्नाटका एंड गुजरात जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा था, जिसके बाद इन्होंने जांच किया और अपने तरफ से 5 ईयर का बैन लगा दिया गया। पीएफआई जो है वो एक फाउंडेशन था जो 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसके लिए 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो एक साथ मिलकर आए थे, जिनमें एनडीएफ यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट था। इसी के साथ साथ ये एनडीएफ जो है वो केरला का है। उसके बाद कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, ठीक है, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटरी यहाँ पे था, ये कर्नाटका का है। और साथ ही साथ मनीथा नीति पसरई जो कि तमिलनाडु का है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के पीएफआई को बनाया गया था। माना जाता है पीएफआई का जो बैकग्राउंड है वो सिमी से रखता है, SIMI से। सिमी बेसिकली क्या है, एक स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। रिपीट करूंगा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 2001 में बैन लगा दिया था। तो इसके बाद ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू पीएफआई को इंडिया में 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जलदूत एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है। जलदूत एप्लीकेशन जो है वो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया है। और इसका बेसिक काम क्या होगा, जो ग्राम रोजगार सहायक होंगे वो साल में 2 बार जो वाटर लेवल है वेल के अंदर, कुएं के अंदर, उसे मॉनिटर करेंगे और उसका जो है वो डेटा अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जलदूत जो एप्लीकेशन है, ये जलदूत एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा किसके अंदर,
तो जल दूत एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा यहाँ पे मॉनिटर करने में वाटर लेवल को। रिसेंटली इंडिजेनियसली डेवलप्ड स्पेशल एविएशन फ्यूल जिसका नाम क्या रखा है, एवी गैस 100 रखा गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया। एवी गैस 100 क्या है, तो ये इंडिया में बनाया गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाया पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और यूएवी के अंदर काम आता है। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट जो भी एयरक्राफ्ट है और जो यूएवी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनके अंदर ये फ्यूल यहाँ पे काम आता है। हम लोग प्रेजेंटली इसको बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब इसे इंडिया में भी डेवलप कर लिया गया है। इंडिया में इसे कहाँ पे डेवलप करा जाएगा, तो आप याद रखेंगे वडोदरा के अंदर, ठीक है। वडोदरा जो कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात में इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है वहां पे इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री को यहाँ पे इससे हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक इंटीग्रेटेड क्रायोजोनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी को HAL बेंगलुरु के अंदर। अब बेसिकली ये क्रायोजोनिक मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी क्या है, तो आप जानते हैं जितने भी स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट्स होते हैं उनमें हम लोग क्रायोजोनिक टेक्निक का यूज कर रहे हैं। और क्रायोजोनिक टेक्निक जो है वो क्या करता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो आपका फ्यूल है उसे आइस के फॉर्म में माइनस टेम्परेचर पे रखता है और उससे कंबशन करते हुए रॉकेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड 2013 में एक एग्रीमेंट किया गया था HAL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसरो के बीच में। अब इसे इसरो के अंदर HAL ने स्टैब्लिश कर दिया है। अगली न्यूज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है साइन लर्न नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन। साइन लर्न नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज के यूज को और ज्यादा बढ़ावा देगा। बेसिकली ये क्या है, एक टाइप का साइन लैंग्वेज का डिक्शनरी है जो गवर्नमेंट यूज करेगी लोगों को बताने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो सुन नहीं पाते, जिन्हें हम डेफ कहते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो उसके लिए आप लोग हाथों से कुछ जेस्चर क्रिएट करते हैं जिसको कि साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो उस साइन लैंग्वेज को बाकी सारे लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप इन लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। तो साइन लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक साइन लर्न नाम का मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगली न्यूज आती है 32nd एडिशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो था वो पब्लिश किया गया। ये जो इंडेक्स है ये पर्टिकुलरली किसी भी देश के अंदर फाइनेंशियल सेंटर्स को कितना अच्छा बढ़ावा दिया जा सकता है उससे रिलेटेड था। और यहाँ पे टॉप रैंक किसको मिली है, न्यूयॉर्क को इसमें एक टॉप रैंक दिया गया है। टॉप 3 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे कौन आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है। नंबर 2 पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लंदन है। और नंबर 3 पे अगर आप लोग देखें तो सिंगापुर इसमें नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, टॉप 3 नेशंस जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में जाने जाएंगे ये न्यूयॉर्क, लंदन एंड सिंगापुर होगा। इंडिया की अगर बात करें तो मुंबई को यहाँ पे 68th रैंक दी, न्यू दिल्ली को 68th रैंक और मुंबई को 70th रैंक यहाँ पे दी गई है। ये जो इंडेक्स है ये ट्वाइस अ ईयर पब्लिश किया जाता है। 2015 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है यूएस लॉ मेकर ने वोट किया है टू रैटिफाई किगाली एग्रीमेंट। और ये इनका फर्स्ट टाइम होगा कि 30 इयर्स में यूएसए ने किसी इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी को एग्री कर दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक कन्वेंशन हुआ था जिसको बोला जा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट रखा गया जिसका नाम क्या रखा गया, किगाली अमेंडमेंट। और किगाली अमेंडमेंट क्या है, तो जो भी कंट्री इस एग्रीमेंट को साइन करता है उसे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC को धीरे धीरे अपने नेशन में फेज आउट करना पड़ेगा। HFC जो है वो आपके ओजोन लेयर के लिए और अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। अगली न्यूज आ रही है असम की एक नुमलगढ़
रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको NRL कहा जा रहा है, ये लगभग कंप्लीट कर लेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बाय द एंड ऑफ 2022 के एंड तक में इसे कंप्लीट कर लेगा, जिसके लिए 346 करोड़ रुपए लग रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये 130 किलोमीटर का एक पाइपलाइन होगा, जिसके थ्रू 1 मिलियन मेट्रिक पर ईयर जो है हम लोग फ्यूल जो है वो बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, इसके लिए नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑफ इंडिया और मेघना पेट्रोलियम लिमिटेड बांग्लादेश, ये दो कंपनी के बीच में टाई अप किया गया है। इसके थ्रू एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल इंडिया में है। यहां से लेकर क्या किया जाएगा, पार्वतीपुर नाम का जो प्लेस है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर है, वहां तक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे इंडिया क्या करेगा, बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों को सेल कर पाएगा। रिसेंटली 77th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 13 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, जो कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर है, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया की सर्ट इन, जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है अबाउट सोवा वायरस। ठीक है, सोवा वायरस के बारे में ये कहा गया कि ये एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन टाइप का वायरस है, जो क्या कर सकता है, आपकी बैंकिंग डिटेल्स को इनक्रिप्ट कर सकता है और आपके फोन को लॉक कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जितने भी फिशिंग और एसएमएस आपके पास आते हैं, अनसॉलिसिटेड एसएमएस, लाइक आपने लॉटरी जीत ली है, इस लिंक पे क्लिक करें, तो उस टाइप के लिंक को क्लिक करने से आपको बचना है। और किसी भी टाइप के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, ऐसे सॉफ्टवेयर जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, अदर किसी सोर्स से आपको उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है। तो आप क्या हो जाएंगे, सोवा वायरस और अदर जो मेलवेयर वायरसेस होते हैं उनसे बच जाएंगे। तो सोवा वायरस क्या है? बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला एक वायरस है। हाल ही में ऑक्सफोम इंडिया ने एक रिपोर्ट इशू की जिसका टाइटल दिया गया इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अंदर मेल एंड फीमेल में जो भेदभाव है वर्कफोर्स के अंदर, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो लेबर फोर्स है उसके अंदर वुमेन सिर्फ 25% ही है और रिमेनिंग जो है वो मेल हैं। तो यहाँ पे वर्क फोर्स में वुमेन्स की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, और उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है वुमेन्स में एजुकेशन की कमी, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की कमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कौन है? वाराणसी है। वाराणसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे रिसेंटली SCO यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में नॉमिनेट कर दिया है। तो इंडिया का वाराणसी जो है वो फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में काम करेगा। ये डिक्लेयर कब किया गया? तो इनकी 22nd मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये मीटिंग जो थी वो समरकंद नाम का प्लेस, जो कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान में है, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। और उसमें इंडिया के वाराणसी, जिसको कि आप टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे वर्ल्ड का SCO टूरिज्म कल्चरल कैपिटल अनाउंस किया गया फॉर द ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसको स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, वाराणसी क्या है? एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स हैं, लाइक काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ये रिवर गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है। अगली न्यूज आती है, हम वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों को ओजोन लेयर के हार्म के बारे में बताया जा सके। थीम क्या रखी गई? ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन द अर्थ, इसकी थीम रखी गई।
ये डेट आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये दिन 1994 दिसंबर में सबसे पहले इसके बारे में अनाउंस किया गया था कि भाई हम ओजोन लेयर को बचाने के लिए इस टाइप का एक काम करेंगे। फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया गया? तो फर्स्ट टाइम इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 1987 में। बात कब की? 1994 में ये डिक्लेयर किया गया कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, और उसके बाद 1987 में ये डे सेलिब्रेट किया गया। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ओजोन लेयर जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में आता है? ठीक है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में आता है वो आप कमेंट करके बताएं। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट सेशन में आपको पता चल जाएगा। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जो कि हड़प्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ये हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के राखीगढ़ी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड बनाया जाएगा। इसमें अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड आर्टिफैक्ट वगैरह आपको दिखाए जाएंगे। ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, जिसे कि सबसे पहले 1969 में इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका एक्सकेवेशन करने वाले जो पर्सन है वो कौन थे? नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगली न्यूज आती है आर वेंकट रामनी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्या है एडवोकेट, उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये अगले 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल का काम करेंगे। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंट किया है। ये जो होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। तो अटॉर्नी जनरल जो कि इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, आर्टिकल 76 के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें क्या किया है? नॉमिनेट किया है। यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, ये के वेणुगोपाल को रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस अटॉर्नी जनरल कौन थे? के वेणुगोपाल थे। उनकी जगह पे अब किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया है आर वेंकट रमणी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे आप लोग। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। डेमो सेशंस, हमारे सिलेक्शंस एटसेट्रा देखने के लिए हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। इसे आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक और शेयर करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।